हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, ठीक है, और उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको कहा पिछली जो हमारी क्लास थी, जल्दी जल्दी से मैं 2 मिनट में आपको रिपीट करवा देता हूँ। मैंने आपको कहा कि खिलजी वंश कौन थे? अफगान के हेलमंद नदी क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे, खिलजा कहा जाता था, और यही आगे चल करके खिलजी कहलाए। तुर्कों की कुल 64 जातियों में से एक थे, ठीक है। खिलजी क्रांति के बारे में हमने बात कर ली कि बलबन का लोहा एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत समाप्त हो गया। आम सामान्य जो व्यक्ति था उसको भी जो है बराबरी का अधिकार मिला। कौन से काल में? खिलजी काल में। हिंदू और भारतीय मुस्लिम जो तुर्क थे उनको भी जो है पहली बार खिलजी काल में जो है अधिकारी बनने का अवसर मिल गया। जातिगत और नस्लीवाद की जो भावना थी ये एक तरीके से क्या हो गई? समाप्त हो गई। और साथ ही साथ उलेमा वर्ग का महत्व भी क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। ये बातें हम लोग कर चुके। तो खिलजी पहला ऐसा राजवंश था जिसने ये साबित किया कि राज्य को धर्म के बिना भी संचालित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? फिर हमने बात, अच्छा एक चीज और कि खिलजियों का विस्तार जो है वो दक्षिण भारत तक हुआ। पहली बार दक्षिण भारत के अभियान किए गए खिलजी काल के दौरान। ठीक है, तो आगे देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल का समय 1290 से 1296। संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी सुल्तान माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके पीछे कारण हमने बात कर ली, मलिक सज्जू की बात कर ली, सिद्दी मुल्ला की भी हालांकि हमने चर्चा की। साथ ही साथ जो है हमने बात की थी मंगोलों के आक्रमण की भी। तो ये चीजें ध्यान रखना, राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, शासक बनने के बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, सबसे बुजुर्ग शासक था, ये चीज भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी। मलिक सज्जू वाले विद्रोह की बात कर ली, सिद्दी मोला वाले विद्रोह की हम लोग बात कर ली। और याद रखना कि मंगोल आक्रांता हलाकू का पुत्र था जिसका नाम क्या था बेटा जी? अब्दुल्ला। इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका दमन किया, पराजित करने के बाद बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद जलालुद्दीन ने माफ कर दिया। न केवल इतना, इसके अलावा भी जो है क्या किया उसने? उदारवादी नीति का अनुसरण किया। चंगेज खां के वंशज उल्गू खां के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। उल्गू खां अपने 4000 साथियों के साथ में आता है भारत में और आकर के गुजरात, कहाँ पर? गुजरात और दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र था वहां पर वो समस्त लोगों के साथ में उसने निवास करना प्रारंभ कर दिया। यही भारत में, यही लोग जो है भारत में किस नाम से जाने गए? नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। और ये क्षेत्र जो है अब किस नाम से? मंगोलपुरी के नाम से भी जाना जाता है। जान का युद्ध लड़ा गया 1291 में। ठीक है, हमने बात कर दी कि किस प्रकार से हमीर ने पराजित किया किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो ये हमने बातें कर ली हमारी पिछली कक्षा में। ठीक है, अब इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। देखो देखो ध्यान से सुनना भाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंडोर के ऊपर भी आक्रमण किया था। किसके ऊपर? मंडोर के ऊपर आक्रमण। ऐसा उल्लेख मिलता है कि हालांकि इस समय मंडोर का शासक कौन था उसके बारे में विशेष कोई उल्लेख मिलता नहीं है। मंडोर बोले तो जोधपुर। 1292 में इसने मंडोर को जीता था और इसे दिल्ली सल्तनत का क्या बना लिया था? हिस्सा बना लिया था। एक मालवा का अभियान किया गया। मालवा का अभियान 1294 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर भेजा था। और मालवा बोले तो कहां पर? एमपी, ठीक है ना, भिलसा एमपी। ठीक है, भिलसा एमपी। अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर अपने सेनापति के रूप में भेजा। अलाउद्दीन खिलजी जो है वहां पर सफल हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर धारा नगरी, चंदेरी, यहाँ के जो हिंदू मंदिर थे इन हिंदू मंदिरों को उसने क्या करा था? तोड़ा था। और यहीं से खुश होकर के अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मणिकपुर दोनों का इख्तेदार नियुक्त कर दिया। पहले सूबेदारी थी केवल और केवल किसकी? मणिकपुर की, और बाद में किसकी? कड़ा की भी जो है इख्तेदारी और सूबेदारी दोनों चीजें दे दी। इख्तेदार का मतलब ये होता है कि जागीर दे देना। ठीक है, आगे बात समझिए तो देखिएगा। मालवा अभियान, ठीक है, मालवा अभियान कब किया गया? तो 1294 ईस्वी में। एके ने
भिलसा एमपी, भिलसा एमपी पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखना, भिलसा एमपी के ऊपर क्या किया बेटा, आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में यहाँ पर जो मंदिर बने हुए थे, विशेष रूप से कौन से, धारा नगरी और चंदेरी, यहाँ के हिंदू मंदिरों को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, तोड़वा दिया था। ये एक तरीके से ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि उसने आक्रमण किया तथा धारा नगरी व चंदेरी के हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। चंदेरी के हिंदू मंदिर तोड़े, आगे बात समझ। जेके ने प्रसन्न होकर के, जेके ने कड़ा वे मणिकपुर की एकता प्रदान की। एकता अर्थात बेटा क्या है, जागीर प्रदान की। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इक्तेदार नियुक्त कर दिया गया किसको, तो एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अब लगातार जो है अपने रुतबे को बढ़ा रहा है। अनेक अभियान किए, क्योंकि जितने भी अभियान किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार लोगों को क्या कर रहा है, पराजित कर रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से प्रश्न बनता है, आपका प्रश्न बनता है देवगिरी आक्रमण से। कहां से, देवगिरी आक्रमण 1294 ईस्वी में देवगिरी का शासक था जिसका नाम था रामचंद्र यादव।
क्या नाम था, रामचंद्र यादव। इस रामचंद्र यादव के ऊपर आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत, अब ये एक साथ चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना बेटा, कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है, आगे दक्षिण भारत में, कहां आ गए, दक्षिण भारत में आ गए, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अनुमति लिए बिना उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। देवगिरी के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। और इस आक्रमण के साथ ही उत्तर भारत का प्रथम ऐसा राजवंश कौन सा, खिलजी राजवंश, जिसने दक्षिण भारत के ऊपर क्या किया है, आक्रमण किया। लेकिन ध्यान देना, सुल्तान कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो है आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी को इस आक्रमण से बेशुमार धन हाथ लगी, इतना ज्यादा पैसा लूटा यहां से दक्षिण भारत, क्योंकि उस समय का सर्वसंपन्न राज्य था दक्षिण भारत, ठीक है, क्षेत्र बहुत ज्यादा संपन्न था। तो यहां से बहुत ज्यादा उसने बेशुमार धन लूटा, और धन लूटने के बाद में अब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास में गया ही नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास में गया ही नहीं। और ये सारा का सारा धन इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके कड़ा और मणिकपुर चला गया, जहां का उसे क्या बना दिया गया था, इख्तियार बना दिया गया था। अब क्या हुआ, अब सुनो, अब ये हुआ कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कुछ विश्वास पात्र लोग थे। इन विश्वास पात्र लोगों ने एक पत्र लिखा, एक क्या लिखा, पत्र लिखा। किसको लिखा पत्र, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पत्र लिखा। और इस पत्र में लिख करके उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, रे जलाल भैया, ये अलाउद्दीन खिलजी तेरे विश्वास के योग्य आदमी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी विश्वासघाती है, और तू इससे सारा का सारा धन जो उसने देवगिरी से लूटा है, उस देवगिरी वाले धन को वापस ले ले, छीन ले, नहीं तो ये तेरा ही मामला सेट कर देगा, और सेट करके खुद शासक बन जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कहा जाता कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दिमाग में एक चीज आई कि यार मेरा भतीजा है, दामाद है, मेरे से थोड़े ही कुछ ऐसा करेगा, मेरे से कुछ ऐसा थोड़े ही करेगा। कुछ समय बाद में भी नहीं आया, तो फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगा कि यार हाँ, मामला तो खराब है, मामला तो खराब है। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी खटपट वाली स्थितियां यहां पर देवगिरी आक्रमण के बाद में हुई। कौन से आक्रमण के बाद में, देवगिरी आक्रमण के बाद में हुई। अब देखो आगे की कहानी सुनो। कुछ समय बाद में एके ने, समझना इस चीज को, अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा। क्या लिखा, पत्र लिखा। और किसको लिखा, जेके को लिखा। किसको लिखा, जेके को लिखा। और जेके को लिख करके कहा कि आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और मैंने देवगिरी से जो धन लूटा था वो धन मैं आपको लौटाना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपके पास में आऊं केकुबाद, किलूखरी, माफ करना, क्या चीज, किलूखरी आऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो एक काम करो, आप मेरे से मिलने के लिए आ जाओ दिल्ली में, है ना, दिल्ली से जो है आप मेरे पास में आ जाओ, कड़ा मणिकपुर में आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अब बेचारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, नाव में बैठता है, पानी, है ना, यमुना नदी से, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब ये किंवदंतियां हैं या कितना सत्य है इस बारे में तो हालांकि कोई विशेष हम कह नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि नाव के माध्यम से बैठ करके आनन फानन में बैठ करके जाता है। कौन जाता है बेटा जी, यहां से फिरोज खिलजी जाता है अपने दामाद और भतीजे से मिलने के लिए। कौन जाता है, दामाद और भतीजे से मिलने के लिए जाता है। कौन जाता है बेटा जी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है। कौन जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है। किससे मिलने के लिए जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर एक षड्यंत्र रचा था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी खड़ा है, देखो ये कौन खड़ा है, अलाउद्दीन खिलजी खड़ा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साथ में एक व्यक्ति को और शामिल किया, अपने साथ में एक व्यक्ति को और शामिल किया। ये व्यक्ति कौन है, सुनना समझना इस चीज को, ठीक है ना। इस व्यक्ति का नाम मिलता है इख्तियारुद्दीन हुद।
क्या मिलता है? इख्तियारुद्दीन हुद नाम मिलता है। ध्यान से सुनना, उसने अपने साथ में मिलाया किसको? इख्तियारुद्दीन हुद को। ये आपका कौन है? एक है। और ये आपका कौन है? इख्तियारुद्दीन हुद है। ठीक है, इसके साथ में मिलकर के षड्यंत्र रचा। ठीक है, एक छुरा तो इसने यहां पर अपने यहां पर छुपा रखा था। ठीक है, एक छुरा तो इसने क्या कर रखा था? यहां पर छुपा रखा था, और एक छुरा इसने भी यहां पर अपने छुपा रखा था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहां पर पहुंचता है कौन? जलाल पहुंचता है किससे मिलने के लिए? 1296 की बात है ये। बात कब की है? 1296 ईस्वी की बात है। बात कब की है? 1296 ईस्वी की। कौन पहुंचता है? जलालू पहुंचता है, जेके पहुंचता है। कौन पहुंचता है? जेके पहुंचता है। किससे मिलने के लिए? अपने भतीजे और दामाद से मिलने के लिए। ये वयोवृद्ध बूढ़ा आदमी जो है कहां पर किससे मिलने के लिए पहुंचता है? एके से मिलने के लिए पहुंचता है। बड़ा प्रश्न हुआ। गले मिलाना चाहता है, गले लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? गले लगाना चाहता है। जैसे ही गले लगा, भाई साहब आओ देखा ना ताव, ये वाली स्थिति थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की और जेके की। आओ देखा ना ताव, इसने ये छुपाया हुआ छुरा जो था ये इसके पेट में घोंप दिया। आ गई बात समझ में? और इस प्रकार से उसने अपने ही चाचा, वे उस समय के सुल्तान, जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको धोखे से मार दिया। क्या कर दिया? धोखे से मार दिया। ना केवल इसको धोखे से मारा, ना केवल उसको धोखे से मारा, उसने क्या किया? इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम था अरकली खां। क्या नाम था? इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अरकली खां। उस अरकली खां और उसके समस्त परिवार को भी क्या कर दिया? मार डाला। यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक पत्नी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी जिसका नाम था मलिका ए जहान। क्या नाम था? मलिका ए जहान ने, इस मलिका ए जहान ने अपने दूसरे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम, देखो इसकी पुत्र जो है पत्नी है, क्या है? पत्नी है। ठीक है, क्या नाम है बेटा? मल्लिका जहां। क्या नाम है? मल्लिका जहां। ठीक है ना? किसकी पत्नी है? जेके की पत्नी है। किसकी पत्नी है? जेके की पत्नी। जेके की पत्नी ने अपने पुत्र जिसका नाम क्या था? कद्र खां। क्या नाम था? इसका पुत्र है एक और, नाम क्या है उसका? ध्यान से सुनना कहानी को। इसका पुत्र है और इस पुत्र का नाम क्या है? कद्र खां। क्या नाम है? कद्र खां। अरकली खां को तो पहले ही टपका दिया एके ने। किसने? अरकली खां को भी मारा। अरकली खां को मारा, जेके को मारा। जेके को मारा किसने? एके ने। अब मलिका ए जहां ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन, किस नाम से बेटा? ध्यान रखना, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन इब्राहिम, किस नाम से? रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से क्या कर दिया? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। दिल्ली का सुल्तान बनाया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी क्या कर दिया? मार डाला। इसको भी क्या कर दिया? मार डाला। किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने आप को इसने क्या बना लिया? सुल्तान बना दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बर्नी का कथन मिलता है, इतिहासकार बर्नी ने एक कथन कहा कि शहीद सुल्तान मौन, मतलब बोले तो कौन? जेके। कौन? जेके। शहीद सुल्तान के सिर से अभी रक्त टपक ही रहा था कि एके ने शाही चंदोबा का मतलब होता मुकुट,
है ना। शाही चंदोबा अपने सिर पर रखा और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से जेके का तो क्या हो जाता है पतन, और अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाता है बेटा जी, शासक बन जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने बात की देवगिरी आक्रमण। बारह सौ 94। देवगिरी बोले तो महाराष्ट्र। कहां पर है ये देवगिरी, कहां है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बात कर लेते हैं शासक की। तो रामचंद्र यादव शासक कौन था, रामचंद्र यादव। ठीक है, ध्यान देना कि एके ने जलालुद्दीन की बिना अनुमति के, जलालुद्दीन की बिना अनुमति आक्रमण कर अतुल धन संपदा लूटी, अतुल धन संपदा लूटी, धन संपदा लूटी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना कि खिलजी वंश प्रथम वंश था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ठीक है बेटा, आक्रमण के समय शासक जेके के काल में एके ने आक्रमण किया। यहां की धन संपदा लूटकर अलाउद्दीन खिलजी एके कड़ा मणिकपुर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट कि एके ने जलालुद्दीन के खिलाफ एके ने षड्यंत्र रच जेके को पत्र लिखा
वे दक्षिण भारत देवगिरी से लूटे हुए देवगिरी से लूटे धन को लौटाने की बात कही। एके ने अपने एके ने या अलाउद्दीन ने अपने साथी इख्तियारुद्दीन हुद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, किसकी सहायता से? तो याद रखना इख्तियारुद्दीन हुद की सहायता से। जलालुद्दीन को मार डाला। एके ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां वे उसके समस्त परिवार को भी मार डाला। जलालुद्दीन की विधवा बेगम मलिका ए जहान ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से सुल्तान घोषित किया। एके ने उसे भी मार डाला। एके ने उसे भी मार डाला। हमको ले जा।
के कथन की। क्या कहता है बर्नी? बर्नी का कथन कि शहीद सुल्तान का मतलब यहां पर जेके से मतलब है, ठीक है। शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से अभी रक्त टपक ही रहा था, अभी रक्त टपक ही रहा था कि एके ने शाही चंदोबा मतलब क्या है? मुकुट अपने सिर पर धारण किया वह अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये कथन मिलता है किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने दिया ये कथन? बर्नी ने दिया, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की यदि हम बात करें तो 1296 से लेकर के 1316। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो कुछ चीजें बता रहा हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल का समय 1296 से 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है बेटा? देखो तो सुनो, इसके बचपन का नाम यदि पूछ लिया जाए तो बचपन का नाम था अली गुरसास्प अली गुरसास्प। राजाभिषेक कहां करवाया? दिल्ली में। उपाधियां का, इसका विशेष रूप से उपाधियों का ध्यान रखिएगा। खलीफा का नायक, खलीफा का नायक या खलीफा का नायब, एक ही बात है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का नायक घोषित कर दिया। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, परंतु अपने आप ने उसको क्या कर दिया? खलीफा का नायक घोषित किया या खलीफा का नायब घोषित किया। क्योंकि मैंने आपको कथन बताया कि अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मैं वो करूंगा जो जनता के हित में, जो राज्य के हित में, मैं वो नहीं करूंगा जो कि धर्म के हित में। और ये अलाउद्दीन खिलजी जिस प्रकार से सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था, ठीक उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के भी दिमाग में ऐसा था। वो संपूर्ण भारत को जीत करके, संपूर्ण भारत को जीत करके इवन यहां पर वो एक नए नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, परंतु ऐसा कर नहीं सका। दिल्ली का एक कोतवाल था, उसका मित्र था जिसका नाम मिलता है अल्लाउल मुल्क। आगे चर्चा करेंगे हम इसकी। इस अल्लाउल मुल्क के कहने पर उसने ये नवीन धर्म स्थापित करने की मंशा त्याग दी, परंतु उसने उपाधि धारण करी कौन सी? द्वितीय सिकंदर। और इसके सिक्कों के ऊपर उपाधि मिलती है सिकंदर ए सानी। कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके सिक्कों पर सिकंदर ए सानी की उपाधि मिलती है? तो ध्यान रखना कौन है बेटा जी? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने कहा कि विश्व को जीतना चाहता था, परंतु
जीत नहीं पाया, परंतु इसने उपाधि तो धारण कर ही ली। कौन सी? विश्व का सुल्तान। क्या? विश्व का सुल्तान। इसी को जनता का चरवा और इसे ही युग का विजेता कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कुछ कथन मिलते हैं। मैंने आपको कहा कि जोधपुर, यहां से एक संस्कृत ताम्रपत्र अभिलेख मिला है और वहां पर एक बात लिखी है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से ये संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी। वहीं जैन मुनि कनक सूरी ने एक कथन लिखा है। क्या लिखा है? कि अलाउद्दीन खिलजी या उसके द्वारा का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके द्वारा अधिग्रहित किए गए किलों की गणना कौन कर सकता है? उसने ऐसा कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार इतने ज्यादा किले जीत लिए, इतना ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया कि उसके द्वारा जीते गए किलों को गिना ही नहीं जा सकता। ये बात, ये कथन किसने कहा? कनक सूरी, जो कि जैन मुनि थे। वहीं पर खुसरो, इतिहासकार खुसरो, ठीक है, जिसे तोताए हिंद, ठीक है, क्या कहा जाता था? तोताए हिंद। मैंने आपको बताया था मोहम्मद खां के समय, किसके समय? मोहम्मद खां के समय उसके दरबार में रहा करता था मोहम्मद खां, बलबन का पुत्र, हसन दहलवी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो मोहम्मद खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा कि अलाउद्दीन खिलजी भाग्यशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भाग्यशाली शासक था क्योंकि उसके पास में उलूग खां, नुसरत खां, अलप खां, जफर खां और मलिक काफूर जैसे सेनापति हुआ करते थे। उलूग खां, नुसरत खां, अलप खां, जफर खां और मलिक काफूर जैसे सेनापति थे। इन्हीं सेनापतियों के दम पर उसने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था। वो एक भाग्यशाली शासक था। ठीक है, खैर, तो ये तो सारे कथन हो गए किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राज्याभिषेक अपना करवाता है। देखो ध्यान से सुनना कि शासक बनने से पूर्व कड़ा का इक्तेदार प्लस सूबेदार, ठीक है, कड़ा और मणिकपुर का इक्तेदार, और इक्तेदार के साथ साथ में वो क्या था? सूबेदार था। मालवा अभियान के दौरान ये इक्तेदारी सौंपी गई थी किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया था। देखिएगा, दो बातें कि सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा मणिकपुर का सूबेदार व इक्तेदार था। सूबेदार व इक्तेदार था। याद रखिएगा, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, इधर है ना, बॉक्स बना के लिख देता हूं। बचपन का नाम अली गुरसास्प, अली गुरसास्प, ठीक है। अपना राज्याभिषेक दिल्ली में है, लाल महल बेटा, ठीक है। बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया, लाल महल में करवाया। उपाधियों की बात कर लेते हैं।
उपाधियां तो ध्यान रखना कौन कौन सी उपाधियां। खलीफा का नायक, खलीफा का नायक, या कई जगह शब्द मिलता है नायब, ठीक है। द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। ध्यान रखना बेटा जी कि सिक्कों पर सिकंदर ए सानी उपाधि मिलती है। नंबर 3, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान। नंबर 4 उपाधि इसकी जनता का चरवा, जनता का चरवा है। नंबर 5 युग का विजेता, युग का विजेता, ठीक है। ध्यान देना कि एक एक के लिए कथन नंबर 1 जोधपुर ताम्रपत्राभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख क्या लिखा हुआ मिलता है कि एक एक के देवतुल्य शौर्य से, एक एक के देवतुल्य शौर्य से संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी। पहला कथन। दूसरा कथन जैन मुनि कनकसूरी, जैन मुनि कनकसूरी क्या लिखते हैं कि उसके द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है, उसके द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है। ठीक है। वही ध्यान रखना कि खुसरो ने भाग्यशाली शासक बताया। क्योंकि उसके पास जफर खां, उल्गू खां, ये वही नवीन मुसलमान, उल्गू खां, अलप खां
नुसरत खां, नुसरत खां और मलिक काफूर जैसे सेनापति थे। मलिक काफूर जैसे सेनापति थे। ठीक है, चलिए तो एक की साम्राज्यवादी नीति, एक की साम्राज्यवादी नीति। कुछ बातें मैं पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले समझ लीजिए। जब हमने समुद्रगुप्त की बात की थी तब मैंने आपको बताया कि, और उस समय मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, समझाई भी था। मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में, कहां पर, दक्षिण भारत में उसने जीता दक्षिण भारत को, प्राचीन भारत में। ठीक है, और दक्षिण भारत को जीत करके वहां से उसने जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, केवल और केवल वो वहां से कर वसूलता था। ठीक उसी नीति का अनुसरण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ध्यान रखना, दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। प्राचीन भारत में दक्षिण अभियान गुप्त, मध्यकालीन भारत में दक्षिण अभियान खिलजी। ठीक है, ध्यान देना कि उत्तरी भारत को जीता और जीत करके उसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। वही दक्षिणी भारत में उसने जीतने के बाद में अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, अर्थात केवल और केवल वो वहां से क्या वसूलता था? कर ही वसूलता था। राज्यों को जीत करके केवल केवल कर वसूला। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की नीतियों का अनुसरण किया। कैसे? नंबर एक, उत्तरी भारत को जीतकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। वहीं दक्षिण भारत को जीत करके दक्षिण भारत को जीतकर अप्रत्यक्ष केवल वार्षिक कर वसूला। केवल वार्षिक कर वसूला, अर्थात क्या हुआ? अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। कैसा शासन स्थापित किया? अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। देखो, सुनना समझना। मंगोलों का आक्रमण हुआ एक तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। जैसे ही शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, शासक बनते ही मंगोलों ने आक्रमण किए, और मंगोलों का नेता था दावा। मंगोलों का नेता कौन था? दावा खान। दावा खान ने दावा किया किसके ऊपर? दिल्ली सल्तनत के ऊपर। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। और इन मंगोलों ने लगभग 7 बार, कितनी बार?
7 बार जो है आक्रमण किया, लगातार 7 बार आक्रमण किया। अब केवल आपसे देखो ये प्रश्न यही बन सकता है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं चलेंगे, ठीक है, कि सर्वाधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण किसके हुए? मंगोलों के आक्रमण हुए 7 बार। और मंगोलों का नेता कौन था? दावा खां। हालांकि बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन फिर भी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, समझा तो सारा दूंगा। देखो सुनना, दावा खां का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतलुग ख्वाजा खां। कुतलुग ख्वाजा खां के नेतृत्व में जो है उसने पहला अभियान भेजा था वस्तुतः, ठीक है। और वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी का मंगोलों के विरुद्ध सेनापति कौन था? जफर खां। इस जफर खां की हालांकि मृत्यु हो जाती है 1299 ईस्वी में। कब? 1299 ईस्वी में। इस जफर खां ने मंगोलों का इतना बुरी तरीके से विनाश किया कि इन मंगोलों को 30 कोस पीछे भागने पर क्या कर दिया? जो है मजबूर कर दिया। इन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ उपाय बनाए। उपाय किए, कौन कौन से उपाय? कि 1304 में सीरी फोर्ट की स्थापना की और उस सीरी को अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिमी भारत में जिस प्रकार से बलबन ने किलेबंदी की, ठीक उसी प्रकार से किलेबंदी करवाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी, मारो काटो और भगा दो, ठीक है। तो देखिएगा, मंगोल आक्रमण, एक के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक 7 बार 7 बार आक्रमण किए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंगोलों के विरुद्ध, एक मिनट, मंगोल नेता लिख देता हूं। मंगोल नेता कौन है? तो ध्यान रखना, दावा खां। कौन है? दावा खां। मंगोलों के विरुद्ध एक का सेनापति कौन है? मंगोलों के विरुद्ध एक का सेनापति, एक का सेनापति, ध्यान रखना बेटा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आपके लेवल का यही प्रश्न बनता है कि मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जफर खां। कौन था? जफर खां। जफर खां। याद रखना कि इसकी मृत्यु कब हुई? 1299 ईस्वी में। कि जफर खां ने मंगोलों को 30 कोस पीछे धकेला। जफर खां ने, या इसने, सीधे सीधे लिख दूं, इसने मंगोलों को 30 कोस पीछे धकेला। और एक ने ध्यान रखना, अगली लाइन में लिख देता हूं, एक ने मंगोल आक्रमण से बचने हेतु 1304 ईस्वी में
1304 ईस्वी में सीरी फोर्ट की स्थापना की। वह इसे अपनी राजधानी बनाया। और ध्यान रखना कि एक ने इनके खिलाफ रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। मंगोलों के विरुद्ध रक्त एवं तलवार, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। मंगोलों ने अपना प्रथम आक्रमण एक एक इस काल की बात कर रहे हैं, 1296-97 में, 1296-97 ईस्वी में किया। ठीक है। और मंगोलों का नेता कौन था बेटा, मैं आपको बता चुका, कौन, दावा खां था। ठीक है। इसी दावा खां ने कादिर खां या कद्र खां नाम मिलता है, मंगोलों का सेनापति था। इस के नेतृत्व में एक अभियान भेजा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर इस प्रथम अभियान के दौरान जो थे सेनापति जफर खां और उलूग खां थे। जूरन मंजोर नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर युद्ध हुआ, जो कि अमृतसर पंजाब के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है। जफर खान ने इस अभियान के दौरान 2000, केवल सुनना है समझना है, आपके इतना डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है। 2000 मंगोलों को मार डाला, और न केवल 2000 मंगोलों को मारा, जफर खान ने मंगोल स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाया और गुलाम बना करके दिल्ली भेज दिया। किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। दूसरा आक्रमण 97-98 में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ। ठीक है। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, ये कुतलुग ख्वाजा जो था वो दावा खां का पुत्र था। हालांकि तीसरे आक्रमण के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, अचानक आक्रमण हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का, मैंने कहा ना, कोतवाल था, एक मित्र था जिसका नाम था अलाउल मुल्क। और इसी अचानक हुए आक्रमण में भी जफर खान ने मंगोलों को 30 कोस पीछे जो है धकेल दिया था। मंगोलों की दास व्यवस्था क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान देना कि चौथा जो आक्रमण 1303 में तारगी के अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों का स्थायी हल चाहता था, इसलिए जो है अपने किले में पहली बार उसने स्थायी सेना रखी। सीमांत क्षेत्रों के लिए अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए। और 1304 मैंने अभी बताया कि क्या करा इसने, सीरी को अपने राजधानी बनाया, सीरी फोर्ट की स्थापना करी। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे यदि हम बात करेंगे, अंतिम जो अभियान इनका हुआ था वो अभियान हुआ था 1306-07 के आसपास। कब, 1306-07 के आसपास। और उसके बाद में कोई भी अभियान हुआ नहीं। मंगोलों पर अंतिम आक्रमण हुआ था, मंगोल पराजित हो गए 1307-08 में, माफ करना 1307-08 में। ठीक है। इकबाल मद नामक एक व्यक्ति था। इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो ध्यान रखना है कि कौन सी नीति का जो है इसने कौन सी नीति अपनाई, रक्त एवं तलवार की नीति। ठीक है। कुछ और अभियानों की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आप लोगों को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।